आज हमारे साथ स्टूडियो पे आए हैं मिस्टर राहुल सिंह, जो कि एक बहुत ही बड़े मैथ मेंटलिस्ट हैं। मतलब आप उनके सामने अगर जाते हो ना, तो वो चुटकियों में आपका माइंड रीड कर लेंगे, राइट? और वो मैथ से मैजिक भी करते हैं। तो कुछ एक यूनिक सब्जेक्ट लेके आपके सामने हम लोग आए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा एंड ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर कोई इंसान अपने बारे में जानना चाहता है, तो वो ये एपिसोड बहुत ही अच्छे से देखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल गुप्ता। वेलकम टू केजी टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? और आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ आज स्टूडियो पे एक बहुत ही जाने माने शख्स को मैंने आज इनवाइट किया है, जिनका नाम है मिस्टर राहुल सिंह। आइए वेलकम करते हैं, क्योंकि राहुल जी यहाँ पे आ चुके हैं। वेलकम राहुल जी, कैसे हैं आप? इसकी शुरुआत हम एक ऐसी चीज़ से करते हैं जिसको हम मुझे लगता है ऑडियंस, मेरे लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, और वो है कि न सत्य तुझ में है न सत्य मुझ में है। इस बात को ज़रूर समझिएगा, और मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस भी समझे कि न सत्य तुझ में है न सत्य मुझ में है, न सत्य रात में है न सत्य दिन में है, न सत्य खुद सत्य में है न सत्य झूठ में है। सत्य तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और प्यार में है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं बता रहा हूँ वही अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, वही दुनिया का इकलौता सच नहीं है। आप जो भी मुझसे सीखोगे आज, आप मैथ मेंटलिज्म सीखोगे, मैथ माइंड रीडिंग सीखोगे, एक मैथ साइंटिस्ट बनना सीखोगे, ज़रूरी है कि उसमें आप अपने कैरेक्टर को भी मिलाइए। और जब आप उसमें अपना कैरेक्टर, अपना प्यार, अपना संघर्ष मिलाओगे, उसमें से जो आप सीखोगे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी बात राहुल सर ने यहाँ पे हमें बताई है फ्रेंड्स। और जब ये वो डायलॉग बोल रहे थे तो लिटरली मतलब आई वाज फीलिंग, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। मतलब अभी तक मैं वो फील कर सकती हूँ। सर क्या था ये आपका खुद का लिखा हुआ है? ये एक्चुअली मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, दिनकर साहब, हरिवंश राय बच्चन और भी बहुत लोग। तो मैं कई बार जब इन सब लोगों को सुनता था तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि दोनों तीनों और जितने भी अच्छे लोगों को मैं सुनता हूँ, अरशद जी को भी, तो मैं उन सबको एक ही एक समुंदर में मिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, तो मैं इन सारे शायरों को अपनी एक कविता में पिरोने की अक्सर कोशिश करता रहता हूँ। लोगों को पसंद आती है तो मजा आ जाता है। मतलब पूरा मिर्च मिक्स मसाला सारी चीजें एक साथ ऐड कर देते हो। क्या बात है, कमाल की चीज निकल के आती है, जब भी शायद गूज़बम्स आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने कही है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो शो है। बेसिकली राहुल सर के बारे में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये एक फ्रेंड्स आपको पता है ये बहुत ही ब्रिलियंट, मैं कह सकती हूँ बहुत ही बड़े वाले वड्डा वाला जो होता है ना, वड्डा वाला मैथ मेंटलिस्ट है। एम आई राइट सर? बिल्कुल। तो सर की जो जर्नी है वो तो हम सर की जुबानी ही सुनेंगे अभी फिलहाल। लेकिन इनके बारे में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि जब भी कोई भी जब इनसे मिलता है ना, मतलब ये ना फटाफट आपका माइंड रीड कर लेंगे। तो एक ना मैजिक करके दिखाते हैं। सर एक मैजिक दिखाई दो पहले ना, ऑडियंस का थोड़ा सा ना वाइब्स जो है ना वो बना रहेगा, वो वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे, पूरे एंड तक देखेंगे। अच्छा, तो अब आपने मुझे ऑन द स्पॉट एक बड़ी कठिन उसमें डाल दिया है, लेकिन चलिए कुछ कुछ करके देखते हैं। मैं चाहूंगा कि लेट्स से लोगों को भी पता चले कि मैथ माइंड रीडिंग होता क्या है। Obviously. और मैं थोड़ा साइकोलॉजी भी इधर मिलाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स भी मिलाऊंगा। अब कोमल जी, मैं चाहता हूँ कि एनीथिंग विच इंस्पायर्स यू द मोस्ट, आप वो सोचिए, उसकी इमेज बनाइए, उसको आउटलाइन करिए, उसकी एक एक छोटी छोटी डिटेल को सोचिए। कोई भी विच एवर जो आपको इंस्पायर करता हो या आप बहुत प्यार करते हो, इट कुड बी एनीथिंग। कुछ है? आंख बंद करके? आंख खोल के ही रखिए। आंख खोल के ही रखिए, बंद कर लेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ओके, खोल के ही रखी हुई हूँ। और मैं वो सोचना स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, आपने सोचना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वो एक लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है जो आप सोच रहे हो? सर वो है वैसे नॉन लिविंग थिंग, बट मेरे लिए वो लिविंग थिंग है। ये यार बड़ी अजीब सी बात हो गई। कह रही है कि वो एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन मेरे लिए लिविंग है। भाई ये डीप है, दिस इज डीप। बट देन ये जो भी आप डीप सोच रहे हैं, मैं चाहता हूँ उस चीज का कलर भी सोचिए थोड़ा सा। कैन यू थिंक ऑफ द कलर? हाँ। उस कलर को अगर मैं देखूं तो वो एक थोड़ा सा
डार्क ब्राउनिश कलर क्यों मुझे दिख रहा है, लाइट ब्राउनिश कलर कुछ आपका? थोड़ा थोड़ा आप पहुंच रहे हो ना? नॉट एग्जैक्टली बट यस, हल्का फुल्का आप पहुंच रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी इन योर आईज। अच्छा, इसके थोड़ा इंट्रिकेट उसमें जाइए तो मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि इसमें कुछ पतली पतली लाइनें, 3 से 4 या 5 लाइनें बहुत लंबी लंबी दिख रही हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसा है ना? yes, क्योंकि yes. जो आपकी आंखों से मुझे गूज़बम्स आ रही है, कहाँ से दिख रहे हैं आपको? मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हो आप? क्योंकि आप जिस भी चीज को सोच रहे हो उससे आप सच में बहुत प्यार करते हो। अगर मैं आपकी नाक को भी देखूं और आपके ईयर्स के साथ आपको उसको कल्मिनेशन करूं, आई एम ऑल्सो न्यूमरोलॉजिस्ट और मैंने आप आने से पहले आपकी थोड़ी न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी, तो मैं आपकी नाक और फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, विच इज ऑल्सो मैथमेटिक्स एज वेल। मतलब आपको ये मैथमेटिक्स सीखनी चाहिए, लेकिन जब मैं इनको देख रहा हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत इमोशनल होते चले जाते हो और कई बार उस इमोशंस में अपना ही नुकसान करते होगे, क्योंकि आप जब भी सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, क्योंकि आपकी नाकें ऐसी हैं, मतलब इस ऐसी ही सेम नाक आपको हल्का सा वेरिएशन में अमिताभ बच्चन की भी दिखेगी, है ना? तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट देन हाँ सीरियसली अमिताभ बच्चन जैसे कंपेयर कर रहे हो आप मुझे। अरे आपकी जिस तरह से नाकें हैं, जिस तरह से वो उसका गैप है, प्लस आपके ईयर्स के कल्मिनेशन, बट देन आप जैसा इंसान जिसने मुझसे अभी कहा कि आप एक नॉन लिविंग थिंग सोच रहे हो, लेकिन आप उससे बहुत प्यार करते हो, और मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन गिव मी अ हाई फाइव और गिव मी दैट गुड रिएक्शन इफ आई एम राइट। मान के चलिए कि मैं बैठा हूं और मैं गिटार बजा रहा हूं तो आपको कैसा लगेगा? यार ये क्या था? एब्सोल्युटली करेक्ट यार। तो आप गिटार ही सोच रही हैं? गिटार ही सोच रही थी मैं। परफेक्ट। आई गेस यहाँ पे रखा भी है शायद। और ओह देयर इज अ गिटार एट द बैक एज वेल। तो आपको यानी होना ही यही था, है ना? कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए तो नहीं मैंने ऐसा किया? पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। हाँ। पहले मैं कुछ और सोच रही थी। हाँ। वो सच का लिविंग थिंग था। अच्छा, फिर वो एक लिविंग थिंग भी सोची। चलिए, आप कह रहे हो कि आप उससे पहले एक लिविंग थिंग सोच रही थी। जस्ट थिंक ऑफ दिस लिविंग थिंग नाउ एंड उस लिविंग थिंग को बस सोचते रहिए। उसके साइज छोटी है, सिर्फ सोचना है, बताना नहीं है। उसका साइज छोटा है, बड़ा है, सिर्फ सोचिए। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि उसका साइज एक छोटा साइज है आपसे, और अगर मैं देखूं, अगर आप उसकी लंबाई देखिए तो लंबाई भी छोटी दिख रही है। अगर मैं उसके लिविंग थिंग है तो उसका चेहरा होगा, उसके चेहरे में मैं साफ साफ देख रहा हूं कि आगे एक नोकीली चीज दिख रही है मुझे। वो नोकीली चीज, अगर मैं उसके पैर पे जाऊं तो पैर में भी मैं देखूं 3 4, उसके 5 नहीं होते, शायद 4 होते हैं, 3 और एक थंब जैसा भी दिख रहा है मुझे कुछ, यानी कि वो पैर भी नोकीले हैं। मैं देख रहा हूं थोड़े फेदर भी देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आप कोई पक्षी सोच रहे हो। अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूं, उस पक्षी का अगर कलर मैं सोचूं तो आपके मन में 2-3 कलर्स उनके उस पक्षी के बीच में आ रहे हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, no, you are thinking of a peacock, am I right? मुझे पानी पीना है। यानी आपने अपने दिमाग में मतलब आप पहले पिकॉक सोच रही थी, फिर आपने गिटार सोचा, मैंने फिर गिटार सोचा। कैसे कर लेते हो आप? ऑडियंस जानना चाहती है, ये सच है। बिल्कुल सच है, और मैं तो बच्चों को ही सिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट कि हमारे बच्चे ये सब यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है सर। हाँ। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी बस ये क्लैरिटी दो कि मैं बता दूं, मैं इनसे 2nd या 3rd टाइम मिल रही होंगी। हम लोग सिर्फ 2 या 3 बार मिले, और बहुत ज्यादा ना मैं सर के बारे में जानती हूँ ना सर मेरे बारे में जानते हैं। लेकिन ये किया कैसे आपने? मतलब मेरे बारे में स्टडी की, या फिर कुछ एक ये विद्या है जो आपने सीखी हुई है? तो सर आप ना पहले अपने बारे में हमारे फ्रेंड्स को ना इंट्रोड्यूस कर दो, एक इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि अभी इन्हें पता नहीं है कि आप एक्चुअल में हो क्या। ये कोई मैजिशियन ना समझ लें आपको। एग्जैक्टली, मैं एक मैजिशियन नहीं हूँ, मैं एक मैथ मेंटलिस्ट हूँ। यानी कि मैथ, अगर आप समझते हो, मैथ साइंटिस्ट। यानी मैथ साइंटिस्ट वो होते हैं जो मैथ में रिसर्च, मैथ के पैटर्न्स को समझने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन मैथ मेंटलिस्ट क्या हुआ? अ मैथ साइंटिस्ट हु कैन परफॉर्म। यानी मैं चाहता हूं दुनिया का हर बच्चा एक मैथ मेंटलिस्ट बने, वो सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर की तरह मैथ्स को परफॉर्म करे ऑन स्टेजेस लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट, अमेरिकाज गॉट टैलेंट, अपनी स्कूल असेंबलीज में करे, अपने घर की पार्टीज में करे, और वो इवन मैथ के कॉन्सर्ट्स करे। सो अगर आपको मैथ के कॉन्सर्ट्स करने जस्ट लाइक जस्टिन वीवर या माइकल जैक्सन, तो आपको एक मैथ मेंटलिस्ट बनना पड़ेगा। और मैं लोगों को मैथ मेंटलिस्ट
सिर्फ लोगों को नहीं, स्पेशली बच्चों को मैं मैथ मेंटलिस्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि दे डिजर्व इट। मैथ से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज मैथ मेंटलिस्ट, है क्या? यानी कि आप मैथ माइंड रीडिंग कर पाओगे, यानी आप किसी की माइंड रीडिंग कर सकते हो जस्ट बाय अप्लाइंग मैथमेटिक्स। या सोचिए आप बाइनरी कोड, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, थोड़ी सी अरिथमेटिक लगा के अगर आप किसी के माइंड को समझ सको, उसकी साइकोलॉजी को समझ सको, उसके अंदर क्या चल रहा है वो समझ सको, दैट इज मैथ माइंड रीडिंग। प्लस जैसे कि शकुंतला देवी थी, तो शकुंतला देवी हमारी पहली ह्यूमन कैलकुलेटर थी। आई रिस्पेक्ट हर अलॉट। तो वो मूवी भी बनी है, मूवी भी बनी है, मैंने देखी है वो मूवी। तो वो जो करती थी मैं वो भी सिखाता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि लोग शकुंतला देवी की तरह मैथमेटिक्स परफॉर्म करें, मैथ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक सीखें, और मेरी तरह मैथ माइंड रीडिंग करें। तो जस्ट इमेजिन, तो मैथ मेंटलिस्ट क्या हो गया? अगर आपको शकुंतला देवी की तरह और मेरी तरह, दोनों की तरह परफॉर्म करना है, तो आपको मैथ मेंटलिस्ट बनना पड़ेगा। वो एक्चुअल में वो लोगों के डेट ऑफ बर्थ से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे बहुत। उनके पास मतलब मैंने ये सुना है कि उनके घर के बाहर जो है मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग से भीड़ स्टार्ट हो जाती थी, पूरी लाइन लगी रहती थी, लोगों को पता नहीं कितने आवर्स वेट करने पड़ते थे अपने चांस के लिए। करेक्ट। एंड हु वाज शी वाज जस्ट अ ह्यूमन कैलकुलेटर। राइट। उन्हें हमारी जिंदगी, हमारे आसपास के पैटर्न्स समझ में आ गए थे। तो वो पैटर्न्स को स्टडी कर पा रही थी, उस पैटर्न से स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर रही थी, एंड शी वाज आल्सो अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट एज वेल। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन है, और मैं चाहता हूँ ये अब बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और एक ये सेम चीज एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी करता है। न्यूमरोलॉजिस्ट थोड़ा सा अलग हो गया। न्यूमरोलॉजिस्ट इज अ पार्ट ऑफ मैथ मेंटलिज्म, एक छोटा सा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब कि इन सारी टेक्नोलॉजीज को मिला के, इन सारी चीज़ों को मिला के कंबाइन करके मैथ मेंटलिस्ट बनाता है। तो वो है हमारे राहुल सर। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। सर मुझे एक ये क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि इतने सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, मतलब मैथ ही क्यों चुना आपने? ऐसा क्या खास है इसमें, ऐसा क्या अट्रैक्शन है? मतलब मुझे तो लगता है कि फोबिया होता है बच्चों को, मैथ नाम से डर लगता है, अलग से ट्यूशन कोचिंग लगाते हैं मैथ के लिए, मैथ वीक है, मैथ वीक है। आपने मैथ को ही क्यों चूज किया? मुझे लगता है कि मैथ को मैंने नहीं, उसने मुझको चुना। हाँ। तो ऐसे हुआ कि मैं आज से 2005 में 12वीं क्लास के बाद ही घर से निकल चला, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। तो मैं जनपैक्ट में काम करने गया, तो वहाँ पे मुझे 6,900 रुपये मिलते थे, और उतने में मैं अपने घर को सर्वाइव, मतलब मैं 4,000 रुपये घर भेजता था इलाहाबाद में, और मैं जयपुर में था, तो 2,900 रुपये में मुझे पूरा महीना रहना होता था। तो कंडीशन ऐसी हुई कि मुझे फिर लगा कि यार मुझे कुछ और भी करना चाहिए, इससे तो काम चलेगा नहीं। तो मुझे मेरी लैंड लेडी ने कहा कि राहुल मेरे बच्चों को मैथ्स पढ़ा दो। तो मैंने कि कभी किया नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, मतलब आई वॉज गुड इन मैथ्स, बट वो जब मिला मौका कि टीचिंग, तो फिर उन्होंने जब पैसा बोला ना कि इतने रुपए दूंगी, मैं बस पागल हो गया। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, इतने रुपए आप दोगे मुझे मैथ पढ़ाने के लिए? मुझे 6,900 तो मिलता है ये जनपैक्ट में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए, 8 आवर्स वर्क, 2,000 और 8 घंटे, क्या आप बात कर रहे हो, 10-12 घंटे, इसलिए क्योंकि मैं पैदल जाता था, पैदल आता था, मुझे करीब 5 किलोमीटर जाना पड़ता था, 5 किलोमीटर आना पड़ता था, बहुत मेहनत थी उस जमाने में। अच्छा। तो जिंदगी बड़ी अजीब थी। तो फिर वहां से मैंने मैथ पढ़ाना शुरू किया, विक्रांत को, प्रशांत को, उनके बच्चों को और चीज़ों को। तो वहां से मैं टीचिंग में घुसा, टीचिंग स्किल जनरेट हो गया एक आपके अंदर। और फिर मैं हमेशा से एक अतरंगी इंसान था, अलग तरीके से सोचने की आदत थी, कुछ ना कुछ अटपटी चीजें करने की आदत थी, वो मैंने मैथ के संग किया, और आई वॉज ब्लेस्ड कि मैथ ने मुझे खुद ही ढूंढ लिया। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वहां से आपका स्टार्ट हुआ। और एक चीज आपको बताता हूँ कि लेकिन वहां से मेरी मैथ की जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैथ मेंटलिस्ट बनने की जर्नी मेरी गुड़गांव में स्टार्ट हुई। तो मैं आज से 10 साल पहले स्कूल्स में पढ़ाता था, मतलब मैं कई स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ, हेरिटेज, शिवनादा, जेडी गोइनका।
तो आज से 10 साल पहले जब हम लोग को ब्लॉक पीरियड्स मिलते थे, अब 50-50 मिनट के 2 पीरियड, अब आपको मैथ्स पढ़ाना है स्कूल में, भाई 1 घंटा 40 मिनट कोई बच्चा क्यों पढ़ेगा मैथमेटिक्स लगातार? इतना डेंजरस सब्जेक्ट, इतना डेंजरस सब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैं 30 से 35 मिनट उन्हें पढ़ाता था, फिर 5-7 मिनट का ना मैं बच्चों वाले जो मैथ मैजिक होते थे ना वो करता था। द अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन दे यूज टू गिव मी, वो पागलपन वाला प्यार जो होता है ना, वो वाला प्यार मुझे देते थे कि भाई वो इतनी तालियां मारते थे मेरे लिए, और वो बच्चों से मैजिक के लिए। तो मुझे लगा कि यार अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, क्योंकि हर रोज तो मैं सेम मैजिक कर नहीं सकता। तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ सीखने लगा। आई स्टार्टेड डाइविंग इनटू द ओशन ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, द ओशन ऑफ मैथ मैजिक, लेटर मैथ माइंड रीडिंग। उनके लिए मैंने समुंदर में डाइव किया और वहां से मैं मोतियां निकाल के लाने लगा मैथ माइंड रीडिंग के, मैथ मैजिक के, और उन्होंने मुझे इन 10 सालों में एक मैथ मेंटलिस्ट बना दिया। वाह, क्या बात है। मतलब कब कहाँ से बंदा चल रहा है वो सोचा भी नहीं है, लेकिन मैं खुद भी रिलेट कर सकती हूँ सर आपको, आपसे, मतलब कि जैसे आपने बताया कि आपकी ओनर ने, लैंडलॉर्ड ने आपको बोला कि मेरे बच्चों को पढ़ाओ। मेरी भी शायद म्यूजिक में टीचिंग ऐसी ही स्टार्ट हुई थी। मेरे कभी सिस्टर की फ्रेंड्स आ गए तो अच्छा कोमल गिटार बजाती, चल मुझे भी सिखा दे। तो सेम रिएक्शन था कि मैं सिखा दूं, अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ, मुझे कहाँ आता है। नहीं, जो तुम सीख रहे हो वही सिखा दो। करेक्ट। वहां से कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो जनरेट होता है वो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। यस। और श्री कृष्ण इस बात पे कहते भी हैं कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा कल होगा। यानी इस बात को समझिए कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में है सच्चाई तो वो कहाँ नहीं सफल होगा, है ना। तो और फिर वो इसी पे वो अर्जुन को समझा रहे होते थे, तो वो कहते हैं कि जो है अर्जुन थोड़ा सा अपना डिप्रेस्ड हो रहा था। मैं भी अपनी लाइफ में, हम सब हो जाते हैं कभी कभी, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो, लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है, हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और सबसे बड़ी बात, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बस। क्या बात है। तो भाई तालियां बनती है इस पे, तो क्या बात है सर। ये भी आपने खुद से ही लिखा हुआ है? नहीं, मैं देखिए, ये मैं ओरिजिनेटर नहीं हूँ इन सब चीजों का। मैंने कहा ना, मैं दिनकर साहब, हरिवंश राय साहब, नावेद, ये निकाल के लाए हो आप। तो मैं इन सबको सुनता रहता हूँ, और मुझे जहाँ से जो भी मर्ज करने का मौका मिलता है मैं मर्ज कर देता हूँ। सर इस चीज से मुझे भी एक वाइब्स आ रही है कि कहीं आप शेर शायरी तो नहीं करते हो? करते हो ना? बिल्कुल। देखो बैठे बैठे मैं भी सीख रही हूँ आपसे माइंड रीडिंग कैसे करते हैं। सर बताओ ना, कैसे स्टार्ट हुआ आपका शेर शायरी? कैसे, मतलब इस फील्ड में, वो बिल्कुल मैथ से बिल्कुल अलग है। मैथ मतलब इतना टिपिकल सीरियस सब्जेक्ट, और ये शेर शायरी तो हम जैसे लोगों के लिए, आर्टिस्ट लोगों के लिए, म्यूजिशियंस लोगों के लिए। बिल्कुल। ये एक्चुअली मुझे मेरी माँ से आदत पड़ी। अच्छा। मेरी माँ कभी भी शेरो शायरी बोलती नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक बार किताब देखी, उन्होंने बड़ा छुपा के रखा था, और उस किताब में उन्होंने गाने, शेरो शायरियाँ इतनी, मतलब ये, मतलब थिक, और फिर मैंने देखा कि ये हमेशा छुपी हुई, तो मैंने फिर समझा कि यार मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। फिर मैंने जब वो लाइनें पढ़ना शुरू की, उसने मुझे इंस्पायर करने लग गई वो लाइनें। कौन सी बुक थी वो? उन्होंने खुद नहीं लिखी थी। अच्छा, तो मतलब वो राइटर थी, मतलब वो राइटर कह लीजिए, या वो भी मेरी ही तरह वो भी यही करती थी कि वो कुछ लोगों को सुनती थी, और जो अच्छा लगता था उसमें मॉडिफिकेशन करके शी यूज्ड टू अप्लाई इट ऑन हर सेल्फ, और फिर लिख के उसे रख देती थी। तो मतलब ये गुण आपको आपकी मदर से ही मिला है। कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, वो जीन्स में होता है। और उसमें एक लाइन थी जो मेरे संग आज भी है और मुझे इंस्पायर कर रही है एज अ मैथ मेंटलिस्ट। कितनी बार ये समय आया है कि मैंने सोचा कि ये छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है कि लोग, ये एक नई फील्ड है मैथ माइंड रीडिंग, और कितनी बार मुझे लगा कि यार ये फील्ड छोड़ के मुझे ट्रेडिशनल चीज़ पे चले जाना चाहिए। लेकिन वो लाइन है जो मैंने उस किताब में पढ़ी थी, वो थी कि तुम्हारा बुरा वक्त ही सबसे अच्छा वक्त है बेहतरीन वक्त की तैयारी के लिए। तो वो लाइन बस मेरे जहन में रह गई कि क्या बात लिखी है कि बुरा वक्त ही सबसे अच्छा वक्त है
और किसके लिए? तुम्हारे बेहतरीन वक्त की तैयारी के लिए। वाले कह रहे यार क्या बात है। तो मम्मी की वो डायरी मेरे हाथ में लगी और मैंने उसमें से भी 2-4 नायाब मोती चुरा लिए। सही है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मैथ मेंटलिस्ट एंड मैथ साइंटिस्ट ये क्या चीज है? देखिए, मैथ मेंटलिस्ट कौन है? मैथ मेंटलिस्ट है मैथ साइंटिस्ट हु कैन परफॉर्म। अब बात होती है मैथ साइंटिस्ट क्या है? साइंटिस्ट। तो मैथ साइंटिस्ट का मतलब हो गया एनीबडी हु डज रिसर्च इन मैथमेटिक्स। एनीबडी जो दुनिया में हमारे आसपास, चाहे आप स्टार्स देख लीजिए या हम और आप देख लीजिए, हमारे फिबोनाची की बात कर लीजिए या हमारा गोल्डन रेशियो यानी ब्यूटी कांस्टेंट की बात कर लीजिए, ये एक पैटर्न है, राइट? ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा कि ये जो वर्ड्स आपने अभी बोले हैं? फॉर एग्जाम्पल गोल्डन रेशियो का मतलब है, जैसे ऋतिक रोशन ने भी अपनी मूवी सुपर 30 में इसका इस्तेमाल किया था मृणाल ठाकुर के लिए। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी नाक का गोल्डन रेशियो 1.618 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि तुम बहुत हसीन नहीं हो। इसमें मृणाल ठाकुर थोड़ा सा गुस्सा गई थी। बट देन गोल्डन रेशियो क्या चीज़ है कि हमारी जिस तरह से आंखें हैं, हमारी जिस तरह से नोज है, हमारे होठ है, हमारी जो फेस की कटिंग है, इनका एक रेशियो होता है जिसे हम कहते हैं 1.618। तो हर चेहरे का एक गोल्डन रेशियो निकल सकता है, और अगर आपका गोल्डन रेशियो जब हम निकालते हैं वो अगर 1.618 के आसपास आया, यानी कि वो चीज बहुत अपीलिंग होगी टू दी आई। तो ये निकलता कैसे? इसका कुछ फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है। और ये पेप्सी से लेके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, इवन मोनालिसा इज वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल। वो सबसे महंगी पेंटिंग क्यों है वर्ल्ड की? इसलिए है क्योंकि उनका चेहरा, वो पूरा फ्रेम गोल्डन रेशियो पे बनाया गया है, यानी उनकी नाक की जो नक्काशी की गई है, आंखों की जो नक्काशी उसमें पेंटर ने, डेविंची साहब ने जो किया है, वो ही मेड श्योर कि आईज हो, नोज हो, लिप्स हो, चेहरा हो, सब चीज जो है 1.618 के रेशियो में होनी चाहिए। और क्योंकि वो उस रेशियो में, पूरी पिक्चर उस रेशियो में है, तो वो आज की सबसे महंगी पिक्चर बन गई। तो दैट इज प्लान्ड पेंटिंग। यानी मैथमेटिक्स इतनी बड़ी, मतलब मैथमेटिक्स पेंटिंग के अंदर है, पेंटिंग के अंदर है। और जिस भी चीज का गोल्डन रेशियो अगर मैच कर गया, अगर आपके चेहरे का मैंने गोल्डन रेशियो निकाला और वो 1.618 आया, तो आप समझ जाइए आप बहुत अपीलिंग है टू एवरीबडी। इवन आप ऋतिक रोशन का निकाल लीजिए, ही इज ऑलमोस्ट 1.618, दैट इज व्हाई ही इज द ग्रीक गॉड। तो निकालो ना मेरा, एक बार बताओ। बिल्कुल, कैसे निकलेगा ये? बिल्कुल बैठेंगे, फॉर्मूला बता सकते हो? अच्छा, ये टाइम टेकिंग है? हाँ, ये टाइम टेकिंग है। इसमें आपको पूरा एक वो सिखाना पड़ेगा, स्पाइरल मेथड सिखाना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला बता सकते हो कि वो स्पाइरल मेथड से करते हैं, तो वो आपके लिए स्केल होती है, वो स्केल से आपको निकालना पड़ता है। स्पाइरल निकालना पड़ता है, वो स्पाइरल बताता है कि आप 1.618 के आसपास है कि नहीं। बट दिस कैन बी डन। आप अगर गोल्डन रेशियो डाल दोगे यूट्यूब या कहीं पे, वो आपको हो जाएगा। नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि लोगों को गोल्डन रेशियो उनके चेहरे का निकालना सिखा दूं। तो आप वो लिंक मुझे शेयर कर देना, सो दैट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिन्हें सीखना होगा वो सीख सकते हैं पॉडकास्ट देखते देखते। बिल्कुल, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने सुना था कि आप मैथ को धर्म से भी जोड़ते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ कि धर्म से मतलब आप क्या समझते हो? आप किस धर्म को फॉलो करते हो? धर्म आपके लिए क्या है? मैं किसी धर्म को नहीं मानता। अगर आप कहोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे लिए वो धर्म नहीं है। मेरे लिए धर्म है जो हम कर्म करते हैं, और वो कर्म में सच्चाई होनी चाहिए, उस कर्म में प्यार होना चाहिए, उस कर्म में अगर संघर्ष भी है लेकिन उसमें अगर अपनों का साथ है उस संघर्ष में, तो वो मेरे लिए धर्म है। कर्म जो है वो सर्वोपरि है आपके लिए? कर्म के संग बहुत ज़रूरी है कि हम कर्म, कई बार सोचते हैं कि जो हम काम करते हैं, नहीं, कर्म आपका ये भी है कि आप अपने आसपास के लोगों को खुश कैसे रखते हो, वो भी एक बहुत बड़ा कर्म है। लेकिन हमने कर्म की डेफिनेशन क्या बना दी है? कर्म का मतलब होता है कि आप कर रहे हैं, जो हमने काम किया, जॉब किया, जो हमने वर्क किया, वो कर्म है। नहीं, आपने अपने परिवार को कैसे संजो के रखा, वो भी एक कर्म है। तो जब ये दोनों चीज साथ में मिलेगी तो उसे मैं कर्म कहता हूँ कि प्यार, संघर्ष, मोहब्बत, आपकी जो लगन है, डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर पैशन, ये सारी चीजों को जब आप मिलाओगे
वो कर्म है, कर्म। और वही कर्म धर्म है। तो धर्म को मैथ से आपने मतलब कैसे जोड़ा? मैंने एक किताब लिखी है जिसे मैं बहुत जल्द पब्लिश करने वाला हूँ, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकल मेडिटेशन। एस्ट्रोलॉजिकल मेडिटेशन। और जब सर की बुक पब्लिश हो जाएगी तो बिल्कुल आप मुझे सर शेयर करना, वो उसका लिंक अमेजोन वगैरह पे तो आप करोगे ही करूँगा, इसको? यस। ठीक है। और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर Okay. या अगले साल के स्टार्टिंग में मैं उसे पब्लिश कर दूंगा। वहाँ मैंने लोगों को ये दिखाया है कि जो हमारे पूर्वज थे ना, वो बहुत ज्ञानी थे। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उन्होंने एक मंत्र निकाला था, ओम। ओम। तो ओम को हमने धर्म से जोड़ा, लेकिन ओम उन्होंने एक वाइब्रेशन दी थी हमें कि भाई जब आप ये वाइब्रेशन बोलोगे ओम, तो ये आपके अंदर के जो चक्रास हैं उनको स्टेबलाइज करेगा। जो आपके सेल्स हैं उनके अंदर जो डीएनए है, वहां से जो माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो एनर्जी निकल रही है, उसकी ऑलमोस्ट 12 से 15% साइंटिफिकली इट हैज बीन डन कि आपके एनर्जी आउटबर्स्ट करेगा, इंक्रीज करेगा। और जस्ट इमेजिन कि अगर किसी वाइब्रेशन से आपके सेल्स की एनर्जी और आपके चक्रास अगर चैनलाइज हो जाए, तो क्या आप इफेक्टिव डिसीजन मेकर नहीं बन जाओगे? तो मैंने इसी चीज को एक स्टैटिस्टिकली प्रूव किया है कि हमारे पूर्वजों ने ये जो मंत्र ओम, और उसको मैंने स्टैटिस्टिक्स के संग मिलाया और एक किताब बनाई है जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो ट्रस्ट मी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं अपने व्यूअर्स को आज एक दे देता हूँ, मैथ और धर्म का एक छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ। आप ये करके देखो, ठीक है? ये करके देखो, आपको मजा ना आ जाए। मतलब कि बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं चाहता हूं पहले आप अपनी एक सेल्फी ले लो। अच्छा। और आज से 21 दिन तक रोज सुबह 3 मिनट आप एक टाइमर ऑन करो, है ना, फ्रेशन अप हो जाओ, टाइमर ऑन करो और ओम की वाइब्रेशंस को फील करो सिर्फ अपने बॉडी में। ये जो वाइब्रेशंस हैं उसे फील करो, लेकिन वो फील करो 50 से 60 डेसिबल्स के आसपास। या भाई आपको अगर ये पता करना है कि आप, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग मोर देन एटलीस्ट 65-70 डेसिबल्स पे हूं मैं, लेकिन हमें ओम की वाइब्रेशन, तो यही मैं मैथमेटिक्स लगा रहा हूं कि 50 से 60 डेसिबल्स में अगले 21 दिन तक 3 मिनट ये ओम की वाइब्रेशंस फील करो और 21 दिन के बाद फिर से अपनी सेल्फी लो। यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट सेल्फी ऑन द फर्स्ट डे एंड द सेल्फी ऑन द 21st डे। आपको दिखेगा यार ये वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है, यू कैन सी इट। ऑल्दो आप वो ओम की वाइब्रेशन गलत तरीके से बोल रहे हो, कि ओम की वाइब्रेशन को सही तरीके से बोलने का भी एक तरीका है, वो आपको एक अच्छा गुरु सिखाएगा। लेकिन इमेजिन करो अगर आप गलत तरीके से भी बोल रहे हो तो आपको एक पॉजिटिव असर दिखेगा। ओम इज यूनिवर्सल, या वो हम उसको किसी रिलीजियस फैक्टर से मैच नहीं कर सकते, लेकिन हम धर्म से जोड़ रहे हैं। लेकिन ये एक वाइब्रेशन है और इस वाइब्रेशंस को अगर हमने अपनी बॉडी में रोज 3 मिनट लेना शुरू कर दिया ना, ये ओम की वाइब्रेशन, हमारी जिंदगी 21 दिन में बदलेगी। अब सोचिए अगर आप ये 365 दिन करोगे तो आपके जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है आपके सेल से, वो 12% के आसपास आउटबर्स्ट होगी, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तो मतलब आप करते आ रहे होगे, नो डाउट। आप जब बता रहे हो तो आप कितने साल से करते आ रहे हो ये मुझे करीब करीब हो गया 3.5 साल। ओके, 3.5 साल से आप कंटिन्यूअसली करते आ रहे हो विदाउट एनी ब्रेक? विदाउट एनी ब्रेक। आपको इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिले? सबसे बड़ा बेनिफिट था कि मेरे अंदर, मैं एक तरह से शॉर्ट टेम्पर था, वो हटा। मैं अपने परिवार में कई बार स्नैप कर जाता था, वो हटा। मुझे मेरे अंदर एक ठहराव आना शुरू हुआ, मेरे अंदर प्यार बढ़ना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैं जिस भी चीज कार्य को अब करता हूँ उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं पहले इतना डेडिकेटेड नहीं था। और जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पे पैशन और डेडिकेशन बहुत चाहिए। इसने मुझे वो स्थिरता प्रोवाइड की इस चीज के तो ये आप लिटरली फील करते हो 3.5 इयर्स से? यस। उसके पहले ये सारी चीजें मिसिंग थी बहुत ज्यादा। मतलब मैं हे वाया इधर उधर भागता था, मैं पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। लेकिन इसके बाद से चीजें बदली। और एक चीज और बहुत अच्छी हुई, जब मैं ये शुरू किया ना
तो मेरी मम्मी से बात हो रही थी और मम्मी ने एक बात कही जिसने मुझे हैरान कर दिया। मतलब कि ये जब मैंने शुरू किया मैंने कहा कि देखते हैं इससे क्या होता है, लेकिन मेरी माँ ने सुना और उन्होंने कहा कि बेटा यू नो व्हाट, सक्सेस और ये वो सब अच्छी बात है, हर चीज़ के पीछे भागो, लेकिन हो सके तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है। अब ये लाइन स्ट्रक कर दी। ये बात जैसे ही मैंने ओम शुरू किया था ना, उसी के कुछ दिनों बाद ये लाइन आई और इस लाइन ने भी मुझे बदलना शुरू किया और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई कि जब मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं बताना शुरू करूँ तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मैं ऐसी ऐसी चीज़ें फील कर रहा था कि यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता था, वो हो रहा है। आज की डेट में मुझे Z5 ने भी अप्रोच कर लिया, रेडियो मिर्ची ने अप्रोच कर लिया, और ये मैंने कोई मेहनत नहीं करी एज सच। मैं सिर्फ अपने कर्म, अपने धर्म, अपनी चीज़ों पे, अपने परिवार पे ध्यान दे रहा था और अपने टैलेंट पे चीज़ें अपने आप आ रही हैं। और पहले मैं भागता था तो भी नहीं होता था। ये कह सकते हैं ना सर, जब हम एक स्टेप बढ़ाते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो वो कहावत है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो वो भर भर के जो अच्छा होता है आपके लिए वो भेजता जाता है। तो ये आपका अपना बिलीफ है, आपकी मदर ने जो आपको सिखाया है जी, उसी का फल है जो आपको आज मिल रहा है। बिल्कुल। और हमारी ब्लेसिंग्स है कि आपको और भर भर के Z5 से भी और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से अप्रोच मिले और ये इस पॉडकास्ट को देख के लोग और भी ज़्यादा अप्रोच करें, मिले आपको ये सारी चीज़। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों में जो ये मैथ नाम का जो फोबिया है उसको दूर कैसे करें? आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? क्योंकि आपने बताया अभी कि आपने काफ़ी सारे स्कूल्स में आपने पढ़ाया है एज अ टीचर, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे और मेरे अकॉर्डिंग ये मानना है कि मैथ से भागते हैं बच्चे। एक तो मैथ और एक तो हिंदी। आज के टाइम का जो ये हिंदी सब्जेक्ट है ना, जो कि हमारी मातृभाषा है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं खुद भी टीचर हूँ स्कूल में, हिंदी ही नहीं अच्छी है इनकी। हाँ। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को पसंद भी नहीं है और वो करना भी नहीं चाहते हैं। तो मैथ का फोबिया आप कैसे मतलब हटा सकते हो? कुछ ऐसा टिप्स आप बता सकते हो? देखिए, मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि जब आप सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो या थिएटर करते हो, या आप जैसे गिटार, आपने सोचा आप गिटार बजाते हो, तो आपको कभी ना कभी उसका अप्रिसिएशन मिलता रहता है। आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि आपका कोई बच्चा होगा जो गिटार बजाएगा और वो ठीक ठाक बजाएगा, आपको एज ए टीचर पता है कि इसने अच्छा नहीं बजाया है, आप तो भी उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हो। वो अपने घर जाता है, गिटार बजाता है, पेरेंट अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इवन कहीं कोई पार्टी होती है तो पेरेंट्स कहते हैं कि अरे बेटा आपने गिटार अभी सीखना शुरू किया, जरा बजा के दिखाइए। तो उसे गिटार, जो कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, गिटार इज नॉट इजी टू लर्न, लेकिन क्योंकि उसमें बार बार अप्रिसिएशन हर दूसरे चौथे दिन या सातवें दिन मिल रहा है, तो वो मोटिवेट हो रहा है। मैथ के केस में क्या होता है, आप बताइए कब आपको किसी ने अप्रिशिएट किया कि आपने एक्स की वैल्यू निकाली और किसी ने कहा क्या वैल्यू निकाल दी एक्स की, मजा आ गया, ये तुमने ये इक्वेशन सॉल्व कैसे किया, ये इक्वेशन कैसे बनाया, अरे वो छोड़ो, तुमने ये मल्टीप्लिकेशन टेबल 17 की तुम्हें आती है, वाह मजा आ गया। भाई उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ी फ्लॉ है कि हम लोग मैथ में अप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब साल में एक बार रिपोर्ट कार्ड आएगा और उसमें भी आपके 95 से ऊपर मार्क्स होंगे। तो बेसिक है सबसे पहली चीज मोटिवेशन, अप्रिसिएशन। अगर आपने के बच्चे ने एक सवाल किया, आपने देखा, उसने उसका सही जवाब निकाला, आप उसको सेलिब्रेट करिए। मैं कैसे सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मैथ्स टीचर रह चुका हूँ, इतने 10 साल पढ़ाया है मैंने, 10 के वैसे 17 साल पढ़ाया है, लेकिन स्कूलों में 10 साल। तो मैं कैसे करता था, मुझे मेरा स्टूडेंट याद है सार्थक, तो होता क्या था कि वो ठीक था मैथ में और मोटिवेटेड नहीं था, एंड ही यूज्ड टू फील कि यार क्या है। तो मैंने एक दिन सवाल दिया, मैं सार्थक के पास गया, मैंने किताब देखी, मैंने कहा यार क्या गजब तुमने सॉल्व किया, ओह माय गॉड। वो सवाल एकदम आसान था,
लेकिन मैंने उसको ऐसे दिखाया कि ओ माय गॉड सार्थक, क्या यूनिक वे से तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा, ओ माय गॉड। अच्छा मैं यहाँ रुका नहीं, मैंने कहा जल्दी से अपने पेरेंट्स का वो फादर का नंबर दो। उसने अपने फादर का नंबर दिया, मैंने उसके फादर को कॉल किया और कॉल करके मैंने बोला कि भाई आज सार्थक ने एक सवाल किया है, अद्भुत तरीके से किया है, एज अ मैथ्स टीचर आई एम सुपर प्राउड। जैसे ही मैंने ये बोला सारे बच्चे ताली मारने लग गए। अब ये तालियों की आवाज, और ये क्लास के अंदर मैं कर रहा हूँ, अच्छा। ये तालियों की आवाज अब गई पेरेंट्स तक, और पेरेंट वो फादर ने सुना, फादर खुश हो गया, यहाँ बच्चा खुश हो गया। फिर मैंने फादर से बोला कि आज ये डोमिनोज, स्टारबक्स, वो जो भी पिज्जा, जो भी कुछ खाना चाहे, आज आप उसको ट्रीट दोगे मेरे साइड से। आप इमेजिन करिए फादर का और साथ में बच्चे का मोराल किस लेवल पे गया। और वो दिन था और आज का दिन है, सार्थक इज जस्ट सार्थक, मतलब वो क्या मस्त बंदा हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हमारी ना मैच कर रही है। मतलब मेरे भी जो टीचिंग स्किल्स है वो कहीं ना कहीं ऐसी है, मतलब बच्चे मेरे साथ इतना एंजॉय करते हैं, मैं ये बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ, मतलब अंदर तक जा रहा है ये। और ये बहुत अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, जो भी टीचिंग फील्ड में है ना, ये टिप्स अगर आप अपने टीचिंग में लाओगे ना तो भर भर के बच्चे खुश होंगे और भर भर के बच्चे आएंगे भी उनके थ्रू। करेक्ट। क्योंकि ये बहुत, जब बच्चा खुश रहेगा ना तो उसके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, वो माउथ प्रमोशन करेंगे। तो यहाँ पे कोमल जी मैं आपको रोकूंगा, लेकिन यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा उसका मैं एक और पार्ट में जवाब देता हूँ कि पहला तो है कि हमें अप्रिसिएशन करना आना चाहिए, दूसरा है कि हमारे पास मैथ लैब में कोई ऐसा करिकुलम ही नहीं है जहाँ पे वो कहे, भाई अगर बच्चे को पता चल जाए कि आज गिटार क्लास में जाना है तो पागल हो जाता है, अरे गिटार में चलना है, उससे अगर डांस क्लास में जाना तो पागल हो जाता है। लेकिन अगर आप कहो कि चलो आज मैथ लैब में चलते हो, कहता है अरे मैथ लैब में फिर से वही सवाल देंगे, कॉपी किताब कैलकुलेशन, वो पागल नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन वो अगर उसको आप गिटार लैब ले जाओ, केमिस्ट्री लैब भी ले जाओ या कोई और लैब ले जाओ तो वो खुश हो रहा है। यानी कि हमारा करिकुलम मैथ लैब का वीक है, इसीलिए मैंने एक ऐसा करिकुलम बनाया है विच इज मैथ मैजिक एंड मैथ माइंड रीडिंग। तो जस्ट इमेजिन, अब वो कहेगा मुझे मैथ लैब क्लास में जाना है, क्योंकि वहां पे जो स्कूल वाली पढ़ाई है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाली पढ़ाई है, वो नहीं पढ़ाया जाएगा। वहां पे मुझे मैथ मैजिक सीखने को मिलेगा, मैथ माइंड रीडिंग सीखने को मिलेगा। और ये चीज मैं अपने घर में, इंडियाज गॉट टैलेंट में, अमेरिकाज गॉट टैलेंट में, असेंबली में परफॉर्म कर सकता हूं या कर सकती हूं टू गेट स्टैंडिंग ओवेशन। तो जब हमारे पास ये दो चीज का कल्मिनेशन हो जाएगा तो गूगल कहता है 80% लोग मैथ को पसंद नहीं करते हैं, हेट करते हैं। मुझे लगता है मैं इस रेशियो को फ्लिप कर सकता हूं कि 80% लोग मैथ को पसंद करेंगे। क्या बात है, मतलब राहुल सर में इतना है कि वो गूगल का माइंड भी हेर फेर कर सकते हैं, गूगल के माइंड में भी। मतलब कमाल की ताकत है इन नंबर्स में, ये सच में इन नंबर्स में बहुत एनर्जी है, बहुत ही बड़ी। बिल्कुल। आप किस नंबर से आते हो सर वैसे? मैं देखता हूं तो मैं 3 का बहुत धनी हूं, नंबर 3 मेरे साथ चलता है। और बर्थ नंबर आपका 3 है 12। हाँ तो वो 12 3 हो गया। वो 3 हो गया। 12 मई 1985 है वैसे मेरी। मैं 12 जून हूँ, आप 12 मई हो, तो इसीलिए काफी सारी चीजें मिल रही हैं। ओ अब समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था। तो मतलब 3 नंबर के धनी हो आप? बिल्कुल, मैं 3 नंबर का धनी हूँ। और साथ में ऊपर वाले की दुआ से नंबर 5 का भी एक अच्छा योग है मेरे साथ। जैसे मैं आपको भी देखता हूँ, अगर आपके हाथ को थोड़ा सा देख सकता हूँ मैं एक बार? हाँ, एक बार दिखाइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार और बोलिएगा। 12 जून 1990। 12 जून 1990। परफेक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं आपके हाथ में और फिर आपके नंबर से भी एक चीज समझ पा रहा हूँ कि आप एक ऐसे इंसान, आप अगर कोई किताब लिखोगे ना लाइफ पे तो बहुत अच्छा लिखोगे, क्योंकि आपको लाइफ की डीप बातें करना बहुत पसंद है। यार ये क्या कर रहे हो आप, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। ये उठ के मैं बता दूं, बहुत बार मेरे माइंड में ये चीज आई है कि मतलब मैं ना क्यों ना अपनी उठा के अपनी बायोग्राफी लिख दूं, अपनी लाइफ के बारे में क्यों ना लिख दूं,
या क्यों ना मैं बड़ी सी एक वीडियो बना के अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, जिससे कि मतलब मैंने जो अपनी लाइफ में फेस किया म्यूजिक एज अ म्यूजिकल जर्नी, मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैं म्यूजिक के बारे में ही लिखना चाहती हूँ। ये कैसे कर रहे हो आप? ये हाथ से देख के बताया ये मैंने हाथ और आपकी न्यूमरोलॉजी दोनों को देखा। अच्छा, अब दोनों को मिला दिया। अब ये भी समझिए यहाँ पे एक बड़ी गड़बड़ है कि लोग क्या सोचते हैं न्यूमरोलॉजी, और देखिए उस दिन तो हजारों लोग पैदा हुए होंगे आपके डेट ऑफ बर्थ पे, तो क्या सबके लिए वो सेम होगा? सबकी हाथ की रेखाएं थोड़ी ना सेम होंगी। नहीं, न्यूमरोलॉजी सोचिए खाली कि उस डेट ऑफ बर्थ पे हजारों लोग पैदा हुए। अगर मैं 12 में टाइम होता है फिर, लेकिन उस टाइम पे भी 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग पैदा हुए होंगे, हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको न्यूमरोलॉजी उसके साथ पाम का कल्मिनेशन करना ही पड़ेगा। और हमारे पूर्वजों ने ये जो पामिस्ट्री निकाली है ये भी मैथमेटिक्स है। लोगों को, अरे इसमें ये रेखाएं में किस तरह का एंगल ऑफ डिविएशन बन रहा है। अच्छा। तो जो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे पामिस्ट होते हैं ना, वो ये भी निकालते हैं कि किस डिग्री में इसका एंगल ऑफ डिविएशन कितना है। अगर एंगल ऑफ डिविएशन अगर नीचे का ज्यादा है तो ज्यादा इमोशनल भी हो सकता है, कम इमोशनल भी हो सकता है, वो एंगल ऑफ डिविएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ अच्छा होता है या सही होता है? डिपेंड करता है वो कई चीजों पे। देखिए लाइफ एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है ना, वो आप सिर्फ एक रेखा या एक डेट ऑफ बर्थ से नहीं बता सकते, आपको कई चीजों की नॉलेज को साथ में पिरोना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत ही वास्ट है और उससे बड़ा कुछ नहीं है, सब तो पार्ट है। पाल्मिस्ट्री हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे मैथ और एस्ट्रोलॉजी को भी साथ में उनको साथ में मिलाएं, उनका संगम करें। एस्ट्रोलॉजी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है और लोग इस मैथमेटिक्स की तरफ एज अ करियर बहुत कम जाते हैं, जाना चाहिए। अगर सोचिए आप IAS PCS बन रहे हो, 4 साल 5 साल मेहनत करते हो उसे बनने के लिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इनको भी इसमें और प्लस मैथमेटिक्स समझते हुए इसमें अगर आप डीप जाओगे, आप के पास अनलिमिटेड पावर है एंड अनलिमिटेड ज्ञान है, जिससे आप लोगों की जिंदगी सुधार भी सकते हो और प्यार बढ़ा भी सकते हो। मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं जब आपको, अब जैसे कि ये आफ्टर कोविड जो है इन सबका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल गया। जितने भी ये हमारे ऑकल्ट साइंस की चीजें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, मैं खुद भी मतलब पहले मुझे बिल्कुल भी इन सब चीजों में इतना इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं था मुझे ना, मैं दूर दूर तक बहुत दूर रहती थी। पंडित से दूर रहो, इससे दूर रहो, ठीक है, वास्तु मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चक्करों में, जो है भगवान है देख लेंगे, कर्म अपने अच्छे करो। बट ऑकल्ट साइंस की तरफ मेरा रुझान इतना ज्यादा ऑटोमेटिक बढ़ गया, मुझे भी नहीं पता कैसे। फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अब ये 12 नंबर जो आप बता रहे हो, 3 जो बनता है जुपिटर का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये लोग ऑकल्ट साइंस में होते ही होते हैं, टीचिंग फील्ड में। इसमें आपकी गलती नहीं है कोमल जी। होता क्या है कि आज की डेट में इतने ढोंगी लोग भी हैं जो पैसा कमाने के लिए डर दूसरे के अंदर डालते हैं। कभी भी एस्ट्रोलॉजी किसी के मन में डर डालने के लिए था ही नहीं। एग्जैक्टली वो तो आपको अपलिफ्ट करने के लिए था। लेकिन हुआ क्या, हमने इसका इस्तेमाल किया पहले डर डालने के लिए, डर के बदौलत लोगों से पैसा निकालने के लिए। ये जो सिस्टम बना ये गलत हो गया। इसीलिए लोग इस सब्जेक्ट के खिलाफ हो गए, पूरे अगेंस्ट हो गए कि ढोंगी है, पता नहीं क्या क्या वर्ड, मत करो इसकी बात, मुझे नहीं जाना उस रास्ते। और यही अगर हम साइंटिफिकली इसके संग चलते तो शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा सब्जेक्ट बन के निकलता। सही कह रहे हो। अब मैं अब समझती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो मुझे नॉलेज है। तो जब जितना इसके अंदर आप जाते जाओगे ना, उतना ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी और भूख भी बढ़ेगी। और हम लोग तो खैर जुपिटर से बिलोंग करते हैं, तो हमारी तो भूख की तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो कोई नहीं लगा सकता उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। और एक इसमें एक ऐसी कहावत भी है ना कि ऐसा था कि जिंदगी में मुश्किलें, कठिनाइयां और परेशानियां तो आज की डेट में हम सबके पास हैं। लेकिन अगर दिल में है जज्बा और बाजुओं में है ताकत, तो लहरों के खिलाफ बहकर देखो, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें भी बहती हैं। क्या बात है। तो अब ये मिक्स किया हुआ था या फिर
या अलग सा था लेकिन बहुत ही बेहतरीन। ये मैंने कुछ ऑन द स्पॉट बनाया और कुछ ऑन द स्पॉट कुछ लाइनें याद थी, और पहली जो शुरुआत थी वो मैंने ऑन द स्पॉट बनाया, और लास्ट वाली लाइन मुझे याद थी क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करती है, मैंने अभी अभी मिला दिया। इतनी जल्दी कौन मिला पाता है सच में, इंस्टेंट कौन करता है? मुझे भी, मैं भी लिखती हूँ, मुझे भी टाइम लगता है थोड़ा सा उसको राइम में लाने के लिए। हाँ। अमेजिंग टैलेंट है सर आपका, तो मतलब मजा आ गया। सर आपका विजन क्या है इस मैथ को लेके, किस मुकाम तक आप इसको लेके जाना चाहते हो? मैं बड़ा धन्यवाद आपको करता हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि ये मैथ माइंड रीडिंग यानी एक मैथ मेंटलिज्म वाला जो मेरा फील्ड है, इसे मैं गांवों तक लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो गांव के बच्चे हैं ना, ये बड़े जुझारू होते हैं, इनमें जो दृढ़ संकल्प होता है ना, वो एक अनदर लेवल है। और अगर मैं उनको वहाँ पे वो चीज़ सिखा दूँ और वो अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करके उसका एक करियर बना लें, और उससे इस आर्ट फॉर्म से जो आप एक स्माइल स्प्रेड करते हो अपने आसपास, अगर वो उस चीज़ को समझें, सीखें, तो मेरी ज़िंदगी तृप्त हो जाएगी अगर मैं ये आर्ट फॉर्म, ये मैथ की यूनिक आर्ट फॉर्म गाँव के बच्चों तक ले जा सकूँ। सर मुझे लगता है कि आप अगर देखो आजकल के न्यूज़ चैनल्स में, रिक्शे वाले के बच्चे, ठेले वाले के बच्चे, गांव के बच्चे, मतलब बेसिकली ये ही लोग तो टॉप कर रहे हैं। आईएएस से लेके पीसीएस से लेके सीट इनसे ही तो भरी हुई है। बिल्कुल। और लेकिन समस्या क्या है कि इनके पास हमारा ये नंबर बहुत इंक्रीज हो सकता है। इनके पास फैसिलिटीज है नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सही गाइड करने वाले मेंटर नहीं है। और जब तक वो नहीं मिलेंगे, और इसीलिए मैं तो चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल पीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब कभी मुझे बुलाएं और कहें कि राहुल, तुम्हारे पास ये एक यूनिक टैलेंट है और तुम गांवों तक लेके जाना चाहते हो, तो क्यों नहीं हम तुम्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। बिल्कुल सर, हमारी ब्लेसिंग्स है, आपको हाँ। बिल्कुल बुलाया जाए, बिल्कुल बुलाया जाए। हमारे दर्शकों की भी शायद यही ब्लेसिंग होगी कि आपको जल्द से जल्द बुलाए। देखो, भारत के जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे ही देश का नाम होगा, हमारे ही प्रधानमंत्री का नाम होगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो और टैलेंट तो छुपता भी नहीं है, छुपाने से भी नहीं छुपता। वो किस कोने से कब निकल के आ जाए वो कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही बात। तो ये अच्छी चीज़ है आपकी। और कुछ आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहोगे जो अभी तक हमें, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉपअप्स निकल के आ रहे हैं कि आप ये भी करते हो, आप वो भी करते हो, और भी कुछ छुपा है खजाने में तो आप बता सकते हो। इस खजाने में एक चीज जो छुपी है, मैंने ज्यादा नहीं बोला इस बात को, वो है कि मैं शकुंतला देवी से बहुत प्यार करता हूँ। एक फर्स्ट ह्यूमन कैलकुलेटर थी, लेकिन मैं उनसे नाराज भी हूँ। अच्छा, तो उनसे नाराज क्यों हो फिर आप? वो तो काफी बड़ी मैथमेटिस्ट हाँ है। She was a math magician, yes. She was a human calculator. Was she a legend? Yes. क्या मैं उनसे प्यार करता हूँ? Yes. लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो, क्या आप उनसे नाराज नहीं हो सकते? अगर नाराज हो सकते हो तो उसका रीजन दे देता हूँ। ठीक है। मैं नाराजगी इस बात की है कि अगर उन्होंने इतने दुनिया में पैटर्न्स, मैथमेटिकल पैटर्न्स ढूंढे, काश वो उसकी किताब लिख देती। तो सोचिए, आज ये जो आपके सामने मैथ मेंटलिस्ट बैठा है, ये इवन बेटर होता। काश, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो भी दुनिया में मैथ पैटर्न्स ढूंढे हैं, जो भी मैंने मैथ माइंड रीडिंग, मैथ मैजिक, मैथ पैटर्न्स, मैथ साइंटिस्ट, मैथ रिसर्चर जो मैं बना हूँ, मैंने ये सारे पैटर्न्स को बच्चों को सिखा रहा हूँ। और मैं मरने से पहले इस पे किताब लिखूंगा ताकि वो सबके पास जाए और हर कोई एक मैथ कॉन्सर्ट करे, जस्ट लाइक जस्टिन बीबर एंड माइकल जैक्सन। मैंने आपको देखा है सर, आप कॉन्सर्ट्स करते हो शायद। हाँ बिल्कुल। देखो, एक और चीज निकल के आ गई। तो मैं BMW, HDFC, Z5 और ऐसे बहुत जगह जाता हूँ जहाँ मैं मैथ को परफॉर्म करता हूँ टू एंटरटेन पीपल। अभी तक तो सिर्फ हमें ये पता था कि चल भाई गिटार उठा, 2 पीस का बैंड है, चलो जाओ एंटरटेन करो। मतलब दिस इज वेरी यूनिक थिंग कि इसके थ्रू भी लोग जो है एंटरटेन हो रहे हैं।
एंड पीपल आर इंटरेस्टेड। हाँ, पीपल आर इंटरेस्टेड। They are मैं enjoying. हाफ एन आवर का शो करता हूँ, लोग पागलों की तरह मुझे प्यार देते हैं, तालियां मारते हैं, और वो तालियां मुझे मिल क्यों रही हैं? मैथमेटिक्स की वजह से। अद्भुत। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और प्लस आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आपका जो काम है उसको आप एंजॉय कर रहे हो और उसका शो कर रहे हो आप। जैसे मैं भी जो फील कर सकती हूँ, अगेन सेम थिंग यहाँ पे, कि मैं, मेरा जो प्रोफेशन है मैं उसको ही जीती हूँ और उससे ही खाती हूँ। तो मज़ा आ गया, मतलब इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली सर से। और मुझे अभी एक चीज़ बस यही लग रहा है कि मैथ का जो फोबिया है ना, वो अगर निकालना है तो जैसा सर ने बताया, वो सबसे इजी एंड बेस्ट तरीका है। आप लोग अपने बच्चों को सर से मिलवाओ, सर का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका इंस्टाग्राम का लिंक, मैं सारा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सर से मिलो, ही इज सच अ वेरी नाइस एंड सच अ जॉयफुल पर्सन। मतलब आप मिलोगे पहले ही शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके बारे में जानते होंगे। तो इनसे अपॉइंटमेंट बुक कराएं अपना, और अपने बारे में भी और जानो, और आई गेस कि ये आपको गाइड भी कर देंगे कि आप इन करियर जो है आप क्या कर सकते हो, किस चीज़ में आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो ठीक है, हमारा शो यहीं पे हम लोग इसको विराम देते हैं। और सर कुछ एक लास्ट वो अपने पिटारे में से निकाल के कुछ आप बता दो, एक श्लोक। हाँ, एक शेर, कुछ शेर। लाइनें मार देता हूँ। ये एक और लाइन है जो सलीम साहब ने कहा था, और मुझे आज तक वो मेरे दिल के करीब है। वो ऐसी थी कि आंसू निकले तो खुद ही पोंछ लेना, आंसू निकले तो खुद ही पोंछ लेना, कोई और पोंछेगा तो सौदा करेगा। वाह भाई, क्या बात है। आंसू निकलेगा तो भाई खुद ही पोंछ लेना, और कोई और पूछेगा तो सौदा करेगा, तो सौदा करेगा। क्या बात है, बहुत ही गहराई छुपी हुई है इसमें जी। सच में आजकल हर एक चीज का सौदा, तो मतलब मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा, यही चीज है ना। एग्जैक्टली यही चीज है, यही चीज हो रही है कि इंसान यही सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। और मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ ही रिश्ते हैं, एक तो माँ बाप का हो गया, जहाँ पे कोई सौदा नहीं होता। आप उनसे लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, कोई सौदा नहीं होगा। और एक मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे एक ऐसी वाइफ मिली जिसने मेरा इतना साथ दिया है इस जर्नी में, मैं आपको बता नहीं सकता। एक समय था, मैंने 2.5 साल बिना जॉब के, 2.5 साल मैंने जॉब छोड़ दी थी, एंड आई वॉज ओनली वर्किंग ऑन दिस स्किल, मैथ, मैजिक और मेंटलिज्म, साइकोलॉजी की स्किल को मैं अपने स्किल को बेटर कर रहा था। और उसने कहा कि तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 साल तक उसने पूरे घर का खर्चा, हर एक चीज़ उठाया। उसने कहा तुम बस अपनी ज़िंदगी जियो, अपना पैशन जियो, और इस पैशन को मरने मत देना। अगर तुमने सिर्फ ये कर लिया तो समझो कि मैं जीत गई। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं नहीं होता। तो मुझे लगता है कुछ ही रिश्ते हैं जहाँ सौदा नहीं होता, बाकी हर रिश्ते में सौदा आ ही जाता है, पता नहीं कहाँ से। सही बात है, ये काफ़ी बड़ी बात है, आपने ये चीज़ बताई है जो कि सच है। 100%, 100%। तो ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हमें मिला है सर से जानने को, और अब मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच सर हैं। और आप बुक भी लिख रहे हो, तो जितने भी छोटे छोटे टिप्स होंगे वो आप उसमें मेंशन ही कर दोगे, तो हमें डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, अब तो हमारे पास है। ठीक है सर, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपके। बिल्कुल। किस पे कर सकते हैं वैसे हम लोग अगला हमारा होगा कि अगर हम ये एस्ट्रोलॉजिकल मेडिटेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अच्छा, इस पे हम डीप डाइव करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल मेडिटेशन क्या चीज़ है। तो थोड़ा यानी चिंगारी, मैथ, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिटेशन तीनों साथ में। मैथ, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिटेशन तीनों साथ में। तो सर की तो देखो आदत है वो, जो कि इनको इनकी मदर से मिला हुआ है सारी चीज़ों को देख के उसको मिक्स करके एक यूनिक आइटम निकालने का। तो ये बस आप लोग के लिए एक मसाला छोड़ के जा रहे हैं अब हमें पकाना है। तो वेट एंड वॉच, और हम लोग जल्दी मिलेंगे, फिर से सर को इनवाइट करूंगी फिर से। तो इसी के साथ हम लोग अपने पॉडकास्ट का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।